हाय। आज हम करेंगे सेरेब्रल पल्जी में इसको डायग्नोज कैसे किया जा सकता है। और जैसा कि मैं आपको पहले 2 वीडियो में बता चुकी हूँ, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और इसको हिंदी में बोलते हैं मस्तिष्कीय पक्षाघात। सेरेब्रल आपके ब्रेन से रिलेटेड है, इसलिए इसको हिंदी में ब्रेन को क्या बोलते हैं, मस्तिष्क। और पल्जी मतलब पक्षाघात, लॉस होता है, हानि होती है इसमें। तो आज हम करेंगे इसकी डायग्नोसिंग प्रोसेस क्या है, इसको डायग्नोज कैसे किया जा सकता है। हाउ इज सेरेब्रल पल्जी डायग्नोज्ड। सेरेब्रल पल्जी को डायग्नोज्ड कैसे किया जा सकता है। मोस्ट चिल्ड्रन विद सेरेब्रल पल्जी आर डायग्नोज्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ। ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं सेरेब्रल पल्जी जिनमें होता है, उनको 2 साल तक की उम्र में उनको डायग्नोज कर लिया जाता है। बट इफ़ अ चाइल्ड सिम्टम्स आर माइल्ड, इट कैन बी डिफ़िकल्ट फॉर अ डॉक्टर टू मेक अ रिलायबल डायग्नोसिस बिफोर द एज ऑफ 4 और 5। लेकिन जो बच्चे में सिम्टम्स अगर माइल्ड हैं, बहुत ही कम मात्रा में, अल्प हैं, तो डॉक्टर को रिलायबल डायग्नोसिस प्रोसेस करने में थोड़ी कठिनाई महसूस होती है। वो उसको थोड़ा लेट डायग्नोज कर पाते हैं 4 to 5 years में। Doctors will order a series of tests to evaluate the child's motor skill। डॉक्टर्स क्या करती हैं, एक टेस्ट की सीरीज बता देती हैं ताकि जो बच्चे की जो मोटर स्किल्स हैं उनको इवेल्युएट किया जा सके उन टेस्ट सीरीज के थ्रू। ड्यूरिंग रेगुलर विजिट्स द डॉक्टर विल मॉनिटर द चाइल्ड्स डेवलपमेंट, ग्रोथ, मसल टोन, एज अप्रोप्रिएट, motor control, hearing and vision, posture and coordination in order to rule out other disorders that could cause similar symptoms। स्टार्टिंग में ये जो विजिट करते हैं डॉक्टर, तो वो बच्चे को मॉनिटर करते हैं, उसके डेवलपमेंट को, उसकी ग्रोथ को, उसकी मसल टोन को, एज अप्रोप्रिएट मोटर कंट्रोल है या नहीं है, हियर एंड विजन, पोस्चर उसका ठीक है या नहीं है, कोऑर्डिनेशन उसका ठीक है या नहीं है, बाकी मसल्स के साथ जैसे आई हैंड कोऑर्डिनेशन ठीक है या नहीं, इन ऑर्डर टू रूल आउट। और किस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए कि ये सिम्टम्स किसी और डिजीज से सिमिलर या किसी और डिसऑर्डर से सिमिलर तो नहीं है, क्योंकि कई बार कुछ सिम्टम्स हैं सिमिलर भी होते हैं कुछ डिसऑर्डर्स में, इसलिए इस चीज़ को वो फाइंड आउट करते हैं विजिट के थ्रू। ऑल्दो सिम्टम्स में चेंज ओवर टाइम, लेकिन समय समय पर जो सिम्टम्स हैं वो भी चेंज होते रहते हैं। सिप्पी इज़ नॉट प्रोग्रेसिव, लेकिन सिप्पी क्या प्रोग्रेसिव नहीं है। इफ़ अ चाइल्ड इज़ कॉन्टिन्यूसली लूजिंग मोटर स्किल, द प्रॉब्लम मोर लाइकली इज़ अ कंडीशन अदर देन सिप्पी। अगर बच्चा कंटिन्यूसली लूज करता है अपनी मोटर स्किल्स को, तो ये प्रॉब्लम क्या होती है, मोर लाइकली इज़ अ कंडीशन अदर देन सिप्पी। सिप्पी से मतलब हटकर कोई अदर कंडीशन होती है, सच एज अ जेनेटिक और मसल डिजीज, जैसे कि कोई आनुवंशिक या फिर कोई मसल डिजीज हो सकती है, मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर हो सकता है उसको, और ट्यूमर्स इन द नर्वस सिस्टम, और उसके नर्वस सिस्टम में क्या हो सकता है, ट्यूमर। फिर आगे देखते हैं, लैब टेस्ट कैन आइडेंटिफाई अदर कंडीशंस दैट मे कोज सिम्टम्स सिमिलर टू दोज एसोसिएटेड विद सिप्पी। लैब टेस्ट से ये पता चल जाता है, फाइंड आउट करने में हेल्प मिलती है या उसको पहचानने में हेल्प मिलती है जो सिम्टम्स सिप्पी से एसोसिएट करते हैं, जैसी कोई अदर जो कंडीशन है उससे। न्यूरो इमेजिंग टेक्निक्स दैट अलाउज डॉक्टर टू लुक इनटू द ब्रेन सच एज एन MRI स्कैन can detect abnormalities that indicate a potentially treatable movement disorder। इसमें जो न्यूरो इमेजिंग टेक्निक्स हैं वो अलाउ करते हैं डॉक्टर, ताकि जैसे इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स आती हैं, जैसे MRI स्कैन, उसमें क्या है, एबनॉर्मलिटीज़ इंडिकेट हो जाती हैं जो ब्रेन के जिस पार्ट में होती है। न्यूरो इमेजिंग मेथड्स इंक्लूड, न्यूरो इमेजिंग मेथड में कौन कौन से मेथड इंक्लूड होती हैं, cranial ultrasound। cranial ultrasound uses high frequency sound waves to produce pictures of the brain of young babies। जो young babies होती हैं उनमें ये
हाई फ्रिक्वेंसी साउंड्स वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन की पिक्चर ली जा सकती है. इट इज़ यूज फॉर हाई रिस्क प्रीमेच्योर इन्फेंट्स बिकॉज इट इज़ द लीस्ट इंट्रूसिव ऑफ द इमेजिंग टेक्निक. और ये जो हाई रिस्क प्रीमेच्योर इन्फेंट होते हैं उनमें ज़्यादातर यूज़ की जाती है क्योंकि यही सबसे लीस्ट इंट्रूसिव इमेजिंग टेक्निक है. Although it is not as successful as computed tomography or magnetic resonance imaging at capturing subtle changes in white matter, लेकिन ये उतनी सक्सेसफुल टेक्निक नहीं है जितनी कि कंप्यूटर टोमोग्राफी है या फिर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, जो कि कैप्चर करते हैं किस चीज़ को, जो वाइट मैटर होता है उसमें जो भी चेंजेज होती हैं उनको. द टाइप ऑफ ब्रेन टिश्यूज दैट इज डैमेज इन सीपी, और उन टिश्यूज़ को जो डैमेज हो जाती हैं ब्रेन में और जो कि सीपी का कारण होती हैं. फिर आते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी, इसको बोलते हैं सीटी. आपने सीटी स्कैन सुना होगा, शॉर्ट फॉर्म में है उसकी सीटी, और इसकी अम्ब्रेला टर्म क्या है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी. यूजेस एक्सरेज टू create image that show the structure of the brain and the areas of damage. इसमें क्या करते हैं, एक्सरे का यूज़ करते हैं इमेज क्रिएट करने के लिए, जो ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखाती हैं और जो एरिया डैमेज है उसका पिक्चर में दिखाती हैं. फिर थर्ड है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MRI. यूजेज अ कंप्यूटर अ मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडियो वेव्स टू क्रिएट एन एनाटोमिकल पिक्चर ऑफ द ब्रेन्स टिश्यूज एंड स्ट्रक्चर्स. इसमें कंप्यूटर यूज़ किया जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार किया जाता है, रेडियो वेव्स क्रिएट की जाती हैं ब्रेन के टिश्यूज़ की पिक्चर लेने के लिए और उसके स्ट्रक्चर की. MRI कैन शो द लोकेशन एंड टाइप ऑफ डैमेज. MRI के थ्रू क्या लोकेशन और टाइप का पता चल जाता है जो डैमेज हुआ है. एंड ऑफर्स फाइनर लेवल्स ऑफ डिटेल देन CT. और ये जो CT स्कैन है यानी कंप्यूटर टोमोग्राफी है, उसकी कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे से डिटेल देता है. अब नेक्स्ट देखते हैं, डायग्नोज हो गया है तो उसके बाद क्या करेंगे, हाउ इज सेरेब्रल पाल्सी ट्रीटेड, इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है. सेरेब्रल पाल्सी कांट बी क्योर्ड, इसको ये क्योरेबल नहीं है, बट ट्रीटमेंट विल ऑफन इम्प्रूव अ चाइल्ड्स कैपेबिलिटीज़. लेकिन ट्रीटमेंट अगर प्रोवाइड की जाए अच्छे से तो बच्चे की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव किया जा सकता है, उनमें सुधार किया जा सकता है. मैनी चिल्ड्रन गो ऑन टू इंजॉय नियर नॉर्मल अडल्ट लाइफ ऑफ देयर डिसेबिलिटीज़ आर प्रॉपरली मैनेज्ड. बहुत से बच्चे बिल्कुल जो नॉर्मल अडल्ट होता है उसकी तरह अपना जीवन जीते हैं अगर उनकी डिसेबिलिटीज़ को प्रॉपरली मैनेज किया जाता है तो. In general, the earlier treatment begins, the better chance children have of overcoming developmental disabilities or learning new ways to accomplish the task that challenge them. जैसा कि आपको पता है, अगर जितना अच्छे पहले पता चल जाता है उस चीज़ का और अच्छे से ट्रीट किया जाता है तो बच्चे की डेवलपमेंट की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और वो बच्चा जिन टास्क में चैलेंजेस फेस करता है उनके लिए नए लर्निंग वेज उसको मिल जाते हैं. There is no standard therapy that works for every individual with cerebral palsy. यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड थेरेपी नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर थेरेपी नहीं है जो कि हर एक जो इंडिविजुअल है सेरेब्रल पल्सी वाले के लिए यूज़ की जा सके. Once the diagnosis is made and the type of CP is determined, a team of healthcare professionals will work with the child and his or her parents to identify specific impairments. अगर एक बार डायग्नोज कर लिया जाता है और टाइप का पता चल जाता है सीपी का कौन सा टाइप है, तो जो वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होती हैं वो बच्चे और उसके पेरेंट्स के साथ मिलकर स्पेसिफिक इम्पेयरमेंट का पता करते हैं एंड उसकी जो नीड्स हैं, आवश्यकताएं हैं, एंड देन डेवलप एन अप्रोप्रिएट प्लान टू टैकल द कोर डिसेबिलिटीज दैट अफेक्ट द चाइल्ड्स क्वालिटी ऑफ लाइफ. और फिर वो क्या करते हैं, प्लान डेवलप करते हैं, अप्रोप्रिएट प्लान जो कि टैकल कर सकता है उसकी जो कोर डिसेबिलिटी है उससे, ताकि बच्चा अच्छे से अपना जीवन बिता सके.
इसके अलावा जैसे थेरेपीज़ हैं जो हेल्प करती हैं, उनमें फ़िज़िकल थेरेपीज़ है आती हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, रिक्रिएशनल थेरेपी है, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी है, ट्रीटमेंट्स फॉर प्रॉब्लम विद ईटिंग एंड रोलिंग। फिर थेरेपीज़ के अलावा जैसे सर्जरी वगैरह भी हेल्पफुल रहती हैं कुछ बच्चों में, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, सर्जरी टू कट नर्व्स। फिर देखते हैं ड्रग ट्रीटमेंट्स क्या हैं। इसमें आती है फर्स्ट ओरल मेडिकेशंस सच एज डायज़ेपम, बैक्लोफेन, डेंट्रोलिन सोडियम एंड ट्राइजेनिडिन। फिर सेकंड में आती हैं बोचुलाइनम, इसको बोटुलाइनम नहीं बोलेंगे, इसको बोचुलाइनम बोलेंगे, टॉक्सिन, शॉर्ट फॉर्म में बीटीए। फिर नेक्स्ट आता है इंट्राथीकल बैक्लोफेन थेरेपी। ये क्या होती है? इंट्राथीकल बैक्लोफेन थेरेपी में क्या होता है? यूजिंग एन इम्प्लांटेबल पंप टू डिलीवर बैक्लोफेन, अ मसल रिलैक्सेंट, इनटू द फ्लूइड सराउंडिंग द स्पाइनल कॉर्ड। इसमें एक पंप को इम्प्लांट किया जाता है, प्रत्यारोपित किया जाता है, प्रत्यारोपण किया जाता है उसका, किसके लिए? बैक्लोफेन को डिलीवर करने के लिए, जो कि एक मसल रिलैक्सेंट ड्रग है। और वो फ्लूइड कहाँ डिलीवर किया जाता है? स्पाइनल कॉर्ड के आसपास। फिर देखते हैं असिस्टिव डिवाइसेस क्या हैं। असिस्टिव डिवाइसेस जो सहायक उपकरण है वो क्या हैं? Assistive devices such as devices as computer software, voice synthesizers and picture book can greatly help some individuals with CP improve communication skills. Other devices around the home or workplace made it easier for people with CP to adapt to activities of daily living. फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑर्थोटिक डिवाइसेस। नेक्स्ट है ऑर्थोटिक डिवाइसेस हेल्प टू compensate for muscle imbalance and increase independent mobility। ये हेल्प करती है कंपनसेशन में, मसल्स की इम्बैलेंस में, और जिसकी वजह से जो मोबिलिटी, इंडिपेंडेंट मोबिलिटी है वो इंक्रीज होती है। फिर इसके बाद आते हैं ब्रेसेस एंड स्प्लिंट्स यूज एक्सटर्नल फोर्स टू करेक्ट मसल्स एबनॉर्मलिटीज एंड इम्प्रूव फंक्शन सच एज सिटिंग और वॉकिंग। इसमें ब्रेसेस और स्प्लिंट्स हैं, वो भी क्या है? एक असिस्टिव डिवाइस की तरह काम करते हैं। अदर ऑर्थोटिक्स हेल्प स्ट्रेच मसल्स और द पोजिशनिंग ऑफ अ जॉइंट। ब्रेसेस, वेजीज, स्पेशल चेयर्स एंड अदर डिवाइसेस कैन हेल्प पीपल सिट मोर कंफर्टेबली एंड मेक इट ईजियर टू परफॉर्म डेली फंक्शंस। इसमें आपकी जो स्पेशल चेयर हैं, सीपी बच्चे के लिए स्पेशल चेयर्स आती हैं, वो भी यूज की जाती हैं। व्हील चेयर्स, रोलिंग वॉकर्स एंड पावर्ड स्कूटर्स कैन हेल्प इंडिविजुअल्स हु आर नॉट इंडिपेंडेंटली मोबाइल। जो अपने आप से मतलब चलने फिरने में सक्षम नहीं हैं, उनके लिए क्या यूज़ किया जाता? व्हील चेयर, रोलिंग वॉकर एंड पावर स्कूटर्स। Vision aids include glasses, magnifiers, and large print books and computer typeface. Some individuals with CP may need surgery to correct vision problems. Hearing aids and telephone amplifier may help people hear more clearly. तो ये थी आपकी असिस्टिव डिवाइसेस। और इसी के साथ आपका जो सीपी का टॉपिक है वो ख़त्म होता है। लेकिन इसके लिए जो स्पेशल जो चेयर्स, फर्नीचर बनाया जाता है बच्चे के लिए, या उसकी मैनेजमेंट कैसे की जाती है, वो लोकोमोटर और सीपी बच्चों की लगभग सेम है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। साथ ही साथ बैरियर फ्री एनवायरनमेंट है, वो भी मैं आपको कराऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड don't forget to like, subscribe and share my video.